अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। सबसे पहले चलेंगे सिंध, जहाँ कश्मोर और ये पट्टी घोटकी इडर की जखमाबाद अपर सिंध का ये इलाका डाकुओं की आमाश गाह बना हुआ है। जब जी चाहता है किसी को उठा लेते हैं। अभी 18 अफराद पिछले हफ्ते अगवा हुए, जिसके जवाब में फिर हिंदू फैमिली जिनके अफराद अगवा हुए उन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी और सिंध बलूचिस्तान रोड पर इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। और धरना पिछले 4 दिनों से जारी है। इस धरने को पहले कोई कवरेज नहीं दे रहा था, न उस पर कोई हो रहा था, लेकिन दूसरे दिन फिर वहाँ बड़े सरदार पहुँच गए, सरदार सलीम जान मज़ारी और एसएसपी कश्मीर भी पहुँच गए, लेकिन अभी तक मामला नहीं बना। ये है कि इसकी प्रेशर में पुलिस ने 3 मुखियों को छुड़ा दिया है, जिसमें एक मुखीरा में उनके बेटे हैं और एक दूसरी शख्स को बाजियाब करा लिया गया है। लेकिन 18 अफराद में से सिर्फ 3 मिले हैं। दीगर अफराद कहाँ हैं वो अभी बाजियाब नहीं हुए। और उसके अलावा जितने दीगर अगवाशुदा बंदे अभी तक कच्चे में फंसे हुए हैं उनको कौन निकालेगा। ये पुलिस ने बड़ी फुर्तियाँ दिखाकर 3 बंदे लाए ताकि धरना ख़त्म हो, लेकिन अब धरना ख़त्म नहीं होगा, बल्कि धरना पूरे सिंध तक बढ़ गया है। हैदराबाद से लेकर सखर तक सिंध के मुख्तलिफ जगहों पर धरने लगे हुए। मेन शाहराएँ बंद कर दी गई हैं कि जब तक ये डाकुओं के खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होता तब तक ये मसला हल नहीं होगा। तो इस सिलसिले में कल वज़ीर दाखिला सिंध ने भी ऐलान किया था कि कच्चे और पक्के दोनों डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके कोई खदोखाल सामने नहीं है। इस तरफ ये सख्त तरीन मौक़ूफ़ है इस बात धरने वालों का। पूरी सिंध जो है जाग गई है कि अब डाकुओं के खिलाफ पुलिस, रेंजर्स और फौज पर एतबार नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद अब उठेंगे और निकलेंगे। और बिल्कुल यही तरीका है डाकुओं से पहुंचने का। ये मुट्ठी भर 15-20 अफराद जो सरदारों और पुलिस की शह पर आते हैं बाहर और डाकू बनकर, और फिर गरीबों को, मजलूमों को उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ करते हैं, तकलीफें देते हैं और करोड़ों रुपये तावान वसूल करते हैं। तो इस तरह अगर सिंध ने ये सुजागी की जो लहर आई है ये जारी रही तो मुझे उम्मीद है फिर डाकुओं को कोई जाय पनाह नहीं मिलेगी। उस पर आते हैं रानीपुर के केस में, वहाँ डीएनए किसी के नहीं मिले। इसी सूरत हाल में डीएनए तब्दील कर दिए गए या क्या कुछ हुआ है, तो इसके डीएनए दोबारा लेने के लिए असद शाह को शायद कराची शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी तक ये खबर सीगा एराज में है। तो उन लोगों के दोबारा डीएनए लिए जाएंगे, लेकिन अगर उस लड़की का ही डीएनए चेंज कर दिया गया हो तो फिर दोबारा कैसे उसकी दोबारा कबर कशाई हो सकती है। तो ये सिंध में जो करप्शन माफिया, करप्शन राज है, उसने इस चीज़ को धुंधला दिया है, इस केस को भी धुंधला दिया है। इस केस की बाज़गश्त में लाहौर की रिजवाना का केस भी है। वो बेचारी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही नहीं हुई। इस्लामाबाद के सेशन जज ने इस लानती औरत की ज़मानत कर दी कल, और वो औरत हंसती खेलती घर चली गई और वो बची अभी तक अस्पताल में है। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम, ये है पाकिस्तान का इंसाफ, जो आम आदमी के लिए, जैसे हम जैसे लोगों को ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, उनके लिए कोई कानून, कोई इंसाफ नहीं है। और दूसरी तरफ देखेंगे परवेज़ के लिए एक ही दिन में अदालत लग जाती है और बड़ा हुक्म आ जाता है कि इस परवेज़ को उठाओ, इसको पुलिस कस्टडी में लेकर के इसके घर ले जाओ। ये क्या है? ये अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतों ने ये क्या सर्कस तमाशा लगाया हुआ है कि एक शख्स और एक पार्टी को बचाने के लिए पूरी ताकत का जोर लगा रहे हैं, और पिछले जितने केसेस हैं पड़े हुए पेंडिंग, आम लोगों के कहीं भी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। हर तरफ मायूसी का आलम है, और इस मायूसी के आलम में अब अदलिया ही आखिरी सहारा होता है। लेकिन जब अदलिया ही जो है ऐसी जुडिशल एक्टिविज्म करे, गेम करे कि सिर्फ एक लोगों को बचाना है, फिर दूसरे दिन उस दिन जब उस जज के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए रियासत ने फरेज़ को डंडा डोली करके अटक जेल पहुंचा दिया, दूसरे दिन फिर अदालत लगाई और आईजी से पूछ रहा है कि कहाँ है फरेज़। तो आईजी पंजाब ने कहा कि हमें नहीं पता, हमारी जो है जुडिक्शन में नहीं है। जिस पर बड़े कह के हुए कि किस सारी दुनिया को पता है कि वो अटक जेल में, लेकिन इसको पता नहीं। तो उस पर जज ने अपने जो है सिविल जज अटक को हुक्म दिया है कि उसे बाजियाब करा के आज के दिन ये उसे अदालत में पेश किया जाए। इसी असना में फरेज़ को अटक जेल में बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि महमूद खान भट्टी को भी वहाँ पहुँचा दिया गया है, जो
फरीदुल्लाही का तोता है, तो वहाँ उसने कुछ फरीदुल्लाही को राज की बातें बताई कि मैंने ये चीज़ें बता दी, जिसके बाद फरीदुल्लाही के होश उड़ गए और उसको उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर इस्लामाबाद के पम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से उनकी मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें फिट करार दिया और कहा कि इसे वापस ले जाओ। लेकिन वापस जाते हुए फरीदुल्लाही कहीं रास्ते में गुम हो गए। वो कहाँ गए, किधर गए, अभी तक कुछ पता नहीं। न अटक जेल पहुँचे, न अडियाला पहुँचे, वो किधर गायब हो गए। तो उसके बेटे मोहन सलाई ने भी वहाँ से एक ट्वीट खड़का दी। मोहन सलाई ने लिखा कि मेरे बाप को मिम्स अस्पताल से अटक जाते हुए रास्ते में गायब कर दिया गया है, इसको बाजियाब कराया जाए। और ये उस जज के मुंह पर भी एक बड़ा थप्पड़ है, जो सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ फरीदुल्लाही के पीछे लगा हुआ है। और मेरे ख्याल में इसके चेहरे पर इतनी कालक मल दी गई है और उसे उठाकर वहाँ से मुल्तान बेंच में भी डाल दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, वो पहले ही 30 अगस्त को डिसीजन हो चुका था कि ये 5 तारीख से वहाँ ज्वाइन करेगा, लेकिन एक दिन इसने यहाँ और लगाया और अपनी पूरी धींगा मस्ती की। लेकिन अब इसे वो उठाकर साइलेंट फेंक दिया गया है। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है फरीदुल्लाही केस में, क्योंकि ये अदालतें ही हैं जिनकी वजह से, इनके इस अंधे इंसाफ की वजह से मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं, ताकि कोई उसमें मुदाखलत न करे। दूसरी तरफ इमरान खान को जो रिलीफ देने वाला, जमानत देने वाला जज था कल अबुल हसनात, वो 7 रोज़ की छुट्टी में चला गया है, यानी 7 तारीख तक अब वो छुट्टी पर होगा। यूँ इमरान खान मज़ीद 7 रोज़ इसको ज़मानत नहीं मिलेगी। फिर अगला हफ्ता आएगा जो बंदियाल का आखिरी हफ्ता है, उसमें भी 2-4 दिन ऐसे ही डंग टिप आउट सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद 13 से तारीख से इसकी दावतें शुरू हो जाएंगी बंदियाल की। बंदियाल जाते जाते सिर्फ नेब केस के कीड़े निकाल सकता है, उसमें से भी वो शिकें हटाएगा जिससे पीडीएम वालों ने जो सहूलतें की उन अपने लिए फ़ायदे ढूंढे, और जो शिकें कम की उसको हटाएगा। बाकी वो शिकें जिससे इमरान खान को फ़ायदा पड़े, जो उन्होंने तरमीमें की हैं, वो शिकें रहने देगा। तो यूँ ही आप देखेंगे 1-2 रोज़ में इसका डिसीजन करेगा। खुद ही कहा है बंदियाल ने कि रिटायरमेंट से पहले इसका फैसला करूँगा। अब देखना ये है कि इस फैसले को कौन मानता है और कितना ये फैसला सदाकत और हक और आइन पर, कानून पर मबनी होगा। ये सारी चीज़ें देखने काबिल होंगी। उसके अलावा इमरान खान के दिल पर और बिजलियाँ गिरा दी गई पीटीआई वालों पर, जो समझ रहे थे कि DGI अब जाएगा इसी महीने सितंबर में, तो उसके बाद कुछ ठंडियाँ हवाएं चलना शुरू होंगी, लेकिन कोई ठंडियाँ हवाएं नहीं चलेंगी। इसी DGI नदीम जो है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अजम, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई है। उसका उसूली फैसला हो गया है। ये लाहौर के बाखबर सहाफ़ियों की खबर है, और इस्लामाबाद से भी चौधरी एजाज सैयद की भी खबर है कि ये हो चुका है, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान 1-2 रोज़ में हो जाएगा। तो इस तरह एक सिस्टम जो शुरू हुआ था वो सिस्टम चलेगा। और दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची में ताजरों के साथ एक बहुत बड़ी बैठक की शाहरा फैसल पर, कोर कमांडर के दफ्तर में। और इसी मीटिंग में कराची के सबसे टॉप से टॉप जो लोग बैठे हुए थे, टॉप बिजनेसमैन, और सब ने अपने अपने सवालात आर्मी चीफ के सामने रखे, और आर्मी चीफ ने सबको उसके तफसीली जवाब दिए। डॉलर को रोकना, करप्शन को रोकना, इन सारी चीज़ों पर खुलकर बातचीत हुई। और इस पर जो ताजरों ने कहा कि अब हम जो है मुतमिन है कि हम जो चाह रहे थे आर्मी चीफ वही बात कर रहा है, तो हम और आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। अब हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें ठीक होंगी। आर्मी चीफ ने उनको यकीन दिलाया कि डॉलर की स्मगलिंग को रोकथाम करेंगे। तो इसके बाद आपने देखा होगा इस मीटिंग के बाद डॉलर जो ओपन मार्केट में तकरीबन 11 रुपये कम हो चुका है, और अभी इंटर बैंक में भी डॉलर कम होगा, लेकिन आज फिर डॉलर इंटर बैंक में बढ़ा है, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर का रेट नीचे जा रहा है, और ये मज़ीद नीचे जाएगा क्योंकि डॉलर के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैक डाउन होने जा रहा है। सारे जो माफियाज हैं उनको पकड़ने, स्मगलिंग रोकने, इस पर बाकायदा ISI पीछे लग गई है। तो अब इंशाल्लाह कुछ बेहतरी होगी। दूसरी तरफ परवेज़ बेचारे के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही, और उसका नालायक बेटा मोहन सलाई वो भी बाहर बैठा हुआ है।
जब तक वो वापस नहीं आता तब तक मेरे ख्याल में फरीदुल्लाह की जान नहीं छूटनी। फरीदुल्लाह एक ऐसा तोता है जिसमें मोनिसुल्लाह की जान है और मोनिसुल्लाह की वापसी फरीदुल्लाह के साथ मुंसलिक है। दूसरी तरफ इमरान खान की डील के लिए जो तेज़ी से बातें हो रही थी कि अगले 72 घंटों में बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, तो उसमें अभी जो है थोड़ी रुकावट आ गई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर नवाज शरीफ को इख्तलाफात है और खुद इस्टेब्लिशमेंट में भी ये बातें हैं कि इमरान खान को वीडियो बयान देना है, जिस पर इमरान खान वीडियो बयान देने पर राज़ी नहीं है। वो इस तरह जाने के खामोशी से निकलना चाहते हैं, लेकिन इसको खामोशी से निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो 9 मई के वाक़यात की माफ़ी न ले जाए और सारे सिस्टम से, पार्टी से, दीगर चीज़ों से लाताल्लुक़ होने का ऐलान नहीं करेगा, तब तक इसे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसकी बस हो गई है। उसने अपने वकीला नईम पंजू पता नहीं नईम छंजू क्या है, उसको कहा है कि बाहर जाके बात करें और कहें कि इमरान खान तमाम साथी जमातों, तमाम क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अब ये वो बात कर रहा है जो सारे लोग इसको 25 मई से पहले कह रहे थे कि भाई आओ बैठो के टेबल पर मुज़ाकरात करो, मीटिंग करो और मसला हल करो। अगर इमरान खान अनापरस्ती का शिकार न होते और फैज़ की उल्टी चालों का शिकार न होते तो यकीनन आज तक पाकिस्तान में इंतखाबात भी हो चुके होते, नई गवर्नमेंट भी बन चुकी होती और इमरान खान और उसके साथी भी जेलों में न होते, 9 मई के वाक़यात होते। इन सारों के पीछे जो मास्टर माइंड थे, जो फैज़ू और इमरानी थे, लेकिन अब ये तो फंस चुका है। अब फैज़ू की बारी आएगी, उसकी बारी ज़रूर आएगी। उसके अलावा आर्मी चीफ ने लाहौर में भी ताजरों से बात की है, एक लंबा सेशन हुआ है वहाँ भी। तो इन दोनों सेशनों में एक बात हुई कि आसिम मुनीर साहब ने क्लियर कहा कि करप्शन को हर हाल में रोकेंगे। उन्होंने 4 नाम लिए अपने इस जो खिताब में, जिनमें करप्शन के हवाले से असद कैसर, परवेज़ खटक और जो है इस्तेकाम पार्टी के एक रहनुमा इमरान इस्माइल का नाम लिया और एक दूसरे का नाम लिया। ये सारे लोग मुख्तलिफ जमातों में, एक पीटीआई में है असद कैसर, बाकी दूसरे लोग दूसरी पार्टियों में। तो इसका मतलब यही है कि जो डंडा फिरने वाला है एक साहब का, वो किसी को, किसी भी पार्टी का, किसी भी शख्स का, किसी लीडर का लिहाज नहीं करेगा और इस पर काम शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं और ये प्रोग्राम जल्द शुरू होने वाला है। मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के खिलाफ तो घेरा तंग किया गया है, उनसे पूछगछ का सिलसिला नेब कराची, नेब सखर में शुरू है पहले से, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो गलत भी चल रही। जिस तरह शाहजहाँ मरी के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि उसके घर से 97 अरब निकले हैं, फिर उसी औरत ने दोबारा मैसेज किया कि 97 अरब नहीं 9.7 अरब बने हुए हैं। फिर एक पीटीआई ने जेली वीडियो बनाई, भारतीय एक जो है टीवी चैनल का आगे से मोनो लगा के, और उस पर भारतीय में लिखा और कहा ये देखो डीजी रेंजर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस पर से आवाज़ भर के शाहजहाँ मरी के घर से हमें कितने पैसे मिले हैं, 97 अरब मिले हैं। अगर डीजी रेंजर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कराची वाले ने, तो पाकिस्तान के मीडिया उसको क्यों नहीं दिखा रहे, वो इंडिया के मीडिया से आ रही है। ये सारे नालायक जो यूथिए हैं जिनके दिमाग में वाकई कुछ भी नहीं है, उनके लिए सारी चीज़ें सही होती है, वो मुख्तलिफ चीज़ें भेजते रहते हैं। तो जो चीज़ें तुम्हारे पास आ रही हैं जो दूसरों को शेयर कर रहे हो, खुदा थोड़ा इमरान खान को अपने दिमाग से बाहर निकाल के एक न्यूट्रल इंसान हो के देखो कि ये खबर कहाँ से और किसने लीक की है। सारी झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा, और उस पर बड़ी तेज़ी के साथ जो है चल रहा है जो है प्रोपेगेंडा। जिस तरह उज़मा बुखारी के खिलाफ यूथी कल पिछले 24 घंटों लगे हुए हैं, उज़मा बुखारी के खिलाफ मुख्तलिफ जो है उन्होंने ट्रेंड बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक वक्त चल रही हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जो है उन पर कीचड़ उछाली जा रही है और अब ये दोनों भी एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। कल एहसन इकबाल ने भी टीवी बयान में कहा कि जो चीनी का बहरान आया है ये पीपल्स पार्टी के वजीर तिजारत जो है नवीद कमर की वजह से आया, उन्होंने शुगर की परमिशन दी थी। बाद में नवीद कमर भी टीवी पर आकर उन्होंने कहा कि ये मेरे अकेले का काम नहीं, ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने दिया और उसकी मंजूरी फिर काबीना ने दी है। ये सारे काम सब ने मिल के किए हैं, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो ये इनकी लड़ाई और जारी है। सिंध में MQM और GDA का अलायंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें मुस्तक़बिल करीब में फिर PML नून भी शामिल हो जाएगी ताकि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाए। ये एक नया फार्मूला सेट किया जा रहा है।
अगर पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पर काम करने पर राज़ी नहीं हुई तो नतीजन उसके मुकाबले में ये मजबूत ग्रुप बन के आएंगे, जिसके बाद फिर शायद सिंध में अरबाम रहीम और जाम सादिक अली जैसा पुराना घसा पटा फार्मूला चलाया जाए। वो पुरानी फिल्म नई प्रिंटों के साथ रिलीज़ की जाएगी, जिसका नतीजा और खमियाजा यकीनन फिर सिंध को भुगतना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने बिल्कुल चुप साधी हुई है, दुबई से न उससे किसी लीडर का बयान आ रहा है न कुछ खामोशी है हुई, बिल्कुल वहाँ सार खोड़ो। और एक दो दूसरे सिंध के साबिक सूबाई वजीर दुबई वापस आए और उन्होंने कहा है कि वो असबाजारी वहाँ पर आराम करने गए, जल्दी वापस आएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो की खामोशी भी मानी खेज है और इन्होंने अगर ज़्यादा देर तक चुप साधी, पार्टी कारकुनों में बेचैनी है, ख़ासतौर पर पंजाब के वर्करों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि अभी तक क़यादत कोई फैसला नहीं कर पा रही कि कहाँ जाना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बेनज़ीर वाली सियासत अपनानी है। तो इसका फैसला बिलावल को जल्द करना चाहिए कि उसे माँ की तरफ जाना है या बाप और फूफी के जो है पीछे चलना है, क्या फैसला करना है जल्दी करें, क्योंकि इंतखाबात जब आएंगे उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। पार्टी को मनज़म करें और पंजाब में ख़ास तौर पे जिस तरह पार्टी मनज़म हो रही थी, लेकिन वहाँ सब लोगों के गायब होने के बाद अब थोड़ा पार्टी में भी मायूसी और बदली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है और तभी हो सकता है जब बिलावल दोबारा वापस आए और पाकिस्तान में आकर कोई पार्टी पॉलिसी बयान दें और पार्टी पॉलिसी पर काम शुरू करें। दूसरी तरफ मियाँ नवाज़ शरीफ का 15 अक्टूबर आने का पक्का ऐलान करने का फैसला हो रहा है, जिसका मुजवज़ा ऐलान कल कर दिया गया है कि नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मेरे आने की तैयारियाँ की जाए और मरियम नवाज़ ने यहाँ मुख्तलिफ MNAs, MPs और दीगर पार्टी लीडरों को टास्क सौंप दिए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए ले आए। अभी देखना ये है कि 15 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ आ रहे हैं या उससे बाद में आएंगे। अगर नवाज़ शरीफ 15 अक्टूबर को आ रहे हैं तो इसका मतलब इंतखाबात होने जा रहे हैं और 2-3 महीने ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ के अदालती प्रोसेस में गुजरेंगे और नवंबर के बाद जैसे इंतखाबात होंगे, इंतखाबात जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। यही सूरत हाल है, यही पाकिस्तान की आज की सूरत हाल के मुताबिक सूरत हाल यही है। तो मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।